स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं गीतू चौहान। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाथियों के खौफ की। छत्तीसगढ़ में हाथियों का खौफ एक बार फिर से बढ़ गया है। ओडिशा से आए हाथियों के दल ने कई गांवों में कोहराम मचा दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां हाथी आए दिन किसी न किसी ग्रामीण को अपना शिकार बनाते रहते हैं। पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा लोग हाथियों के आतंक का शिकार हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में धमतरी में हाथी 3 लोगों की जान ले चुके हैं। आलम यह है कि हाथियों के आतंक से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम उपाय बेअसर दिख रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर हाथियों के आतंक से लोगों को कब मुक्ति मिलेगी, आखिर कब लोग बेखौफ होकर जी पाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के दल ने तबाही मचाकर रख दी है। हाथियों ने पिछले 2 दिन में 3 लोगों की जान ली है, साथ ही कई घरों में तोड़फोड़ भी मचाई है। आलम यह है कि हाथियों के आतंक से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आसपास के गाँव में जहाँ पर हाथियों की विचरण की संभावना रहती है या फिर गमन की संभावना रहती है, वहाँ पर पहले से मुनादी करवाते हैं। हमारे वन विभाग के अधिकारी रात को भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये सही है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से इन दिनों हाथियों का एक दल धमतरी आया हुआ है। ओडिशा के सिकासेर से 30 हाथियों का दल आया है। हाथियों का दल करीब 5 महीने से यहाँ विचरण कर रहा है। हाथी अब तक फसल समेत कई घरों को तोड़ चुके हैं। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम उपाय बेअसर दिख रहे हैं। हालांकि वन कर्मियों की हड़ताल की वजह से हाथियों को जंगलों से खदेड़ने के मैन पावर भी नहीं है। हम रहते तो रात भर हमारे कर्मचारी ट्रैक करके इसकी जानकारी दिया करते थे शासन प्रशासन को कि हाथी यहाँ पर है, और उसके आधार पर हम गांव के लोगों को आगाह करते थे कि आप जंगलों में न जाएं करके। और इस तरीके से आज तक किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी। और छत्तीसगढ़ में हाथी लंबे समय से ग्रामीण इलाकों के लिए सिरदर्द है। हाथियों से परेशानी इस कदर बढ़ गई कि कई गांवों में लोग दिन के वक्त भी सहमे रहते हैं। बहरहाल सिर्फ धमतरी ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक है। इनमें सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद और बालोद शामिल है। छत्तीसगढ़ में गजराजों के आतंक की बात करें तो पिछले 3 साल में हाथियों के हमले में 204 लोगों की मौत हुई है। हाथियों के हमले में 3 साल में 81 लोग घायल हुए हैं। करंट और अन्य कारणों से 3 साल में 45 हाथियों की मौत हुई है। इनमें फसलों को नुकसान होने के 63,603 मामले हैं। घरों को नुकसान पहुंचाने के 5,232 मामले दर्ज हुए हैं। अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 2,992 मामले दर्ज हुए हैं। 3 साल में 60 करोड़ 56,89,481 रुपए मुआवजे दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आतंक है तो वो गजराजों का आतंक है। और ये स्थिति तब है जब गजराजों और इंसानों के टकराव को खत्म करने के नाम पर पिछले 15-20 सालों में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, के.एस. चौहान बीजेपी के प्रवक्ता, इसके साथ साथ एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है, हाथी लगातार गाँव का रुख कर रहे हैं, ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को यही सब सहना पड़ेगा। इतने लोगों की जान चली गई है, सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है? सुरेंद्र जी, सवाल आपसे ही है क्योंकि सरकार आपकी है, आखिर कब तक ग्रामीण इसी तरह से मरते रहेंगे? गीतू जी, निश्चित रूप से बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है। हाथियों का जो प्राकृतिक रहवास है उससे जब से छेड़छाड़ होनी शुरू हुई है, जब माइनिंग की गतिविधियां तेज हुई है, उसके कारण से गीतू जी ये अभी हाल का विषय नहीं है। लगभग 30, 35, 40 वर्षों से इस प्रकार की आपदाएं हाथियों के द्वारा जो
होने वाली मौत और जो क्षति है वो लगातार देखी जा रही है। इसके संदर्भ में 2005 में छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है वो एक प्रस्ताव पारित हुआ था, संकल्प पारित विधानसभा में हुआ था। 2007 में केंद्र से अनुमति भी मिल गई थी। 1976 में गीतू जी ये जो वन और वन्य जीव है वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। इसलिए जो एलिफेंट रिजर्व की जो मांग पहली बार उठी थी 2005 में, उस प्रस्ताव को जब केंद्र में भेजा गया था तो 450 वर्ग किलोमीटर का जो हाथी रिजर्व जो है उसकी स्वीकृति केंद्र से मिल गई थी। जो तमोर पिंगला, सेमरसोद, बादलखोर, हसदेव अरण्य और धरमजयगढ़ का जो एरिया है उसको तत्कालीन रमन सिंह सरकार के द्वारा विधानसभा में जो संकल्प पारित किया गया था उसको तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा मंजूर भी कर लिया गया था। लेकिन 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है गीतू जी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई। उल्टा 20 जुलाई 2009 में रमन सिंह के दौरान वन विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर हाथी के लिए अभ्यारण्य बनाने से साफ इनकार कर दिया था। हमारी सरकार जब 2018 में आई दिसंबर में गीतू जी, हमने घोषणा पत्र में वादा किया था और चूंकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। हमारी सरकार ने 1995 लोगों की जान जा चुकी है। जी गीतू जी, वादा किया था सरकार ने तो पूरा कीजिए। कितने लोगों की जान जा रही है ये अंदाजा है आपको? उस दिशा में गीतू जी तेजी से काम चल रहा है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है और वहां पर ग्राम सभा में अनुमोदन किया जा रहा है। तमाम जगह जो है व्यवस्थापन का जो मुद्दा है, लोगों की सहभागिता है, वो भी उसके संदर्भ में समर्थन जुटाए जा रहे हैं। और यह इस समस्या का समाधान गीतू जी निश्चित रूप से तभी है जब उस लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसको हाथी के लिए रिजर्व किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समाधान नहीं निकल पाएगा, मतलब ये माना जाए। मूल बात गीतू जी, अभी जो उड़ीसा में माइनिंग की गतिविधियां तेज हुई है, जो नो गो एरिया यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जो जयराम रमेश जी ने माइनिंग गतिविधियों को प्रतिबंधित किया था, वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार ने उस नो गो एरिया में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला का क्षेत्र हो, वहां पर माइनिंग गतिविधियों की अनुमति निजी क्षेत्रों को दी गई है उनके द्वारा। तो ये एक बड़ा कारण है कि हाथी वहां से बिदक कर रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं। और अभी महुआ का सीजन है, उसके कारण से भी हाथी लालच में उस क्षेत्र में आ रहे हैं। देखिए कारण कुछ भी नहीं है सुरेंद्र जी, लेकिन लोगों की जान जा रही है और ये बड़ी चिंता की बात है। के.एस. चौहान जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल अब यही उठता है, साफ तौर से सुरेंद्र जी यही कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हाथियों को रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ, यानी हाथियों का उत्पात क्या ऐसे ही जारी रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पिछले 15 साल की बात करें और हम लोग फिर पिछले 50 साल की बात करें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। जो तत्कालिक सरकार है, जो अभी की सरकार है, प्रेजेंट की सरकार है, उनका दायित्व है। और आज की डेट में जो दायित्व था, जो 21 मार्च से जो वन रक्षक, वन कर्मी हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनको सब पता था कि हाथियों का एक झुंड आया हुआ है उड़ीसा से। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई कि वन कर्मियों की हड़ताल उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि ऐसी कोई घटना ना अप्रिय घटना ना घटे। ये अप्रिय घटना अगर सुरक्षा कर्मी वहां पर होते, जैसे कि मैं आपके चैनल में देख भी रहा था, उन्होंने बोला भी कि अगर हम वहां पर होते तो मैं मॉनिटरिंग करते और इस टाइप की घटना नहीं घटती। आपके जो नेता है, वन मंत्री है मोहम्मद अकबर जी, वो तो खैरागढ़ चुनाव में व्यस्त थे। वो ये देख नहीं रहे थे कि वहां पर जान और माल की हानि हो सकती है। 21 तारीख से वन कर्मी हड़ताल पे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। और अभी कैसे हड़ताल खत्म हो गई? अभी जब ये घटनाएं चालू हो गई, उसके बाद हड़ताल खत्म हो गई तुरंत। यही अगर पहली बात कर दी जाती तो ये घटनाएं घटती नहीं। आज 11 वर्ष की बच्ची की जान गई है, उस माँ बाप की, ये 11 साल की बच्ची की भरपाई कौन करेगा? लाख मुआवजा, करोड़ों मुआवजा भी आप देंगे तो भरपाई नहीं कर पाएंगे। आज ये वन कर्मी की आप लोग पहले मांग पूरी कर देते, वो आप संवेदनशीलता से आप उनको ये हटा देते ये मुद्दे को, तो ये घटना घटने से बच जाती। जब आपको मालूम है कि खतरा है यहाँ पर, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर फोकस नहीं दिखाया। आपकी असंवेदनशीलता
11 बच्चे की मासूम की जान ले ली, 5 लोगों की जान ले ली, जिसकी कोई भरपाई नहीं है। इसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, वन मंत्री की है, जो उन्होंने ये पूर्ण नहीं किया। इसका जवाब मेरे को कांग्रेस प्रवक्ता से चाहिए। जो आप 15 साल की बात कर रहे हैं, जो आप उत्खनन जो आप ज्यादा अलॉट करते जा रहे हैं कोल माइंस को, उसका जवाब दीजिए। मेरे को उसका भी जवाब चाहिए कि जो आपकी ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की, जो आपने कुछ नहीं किया है। सिर्फ 300 हाथी है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसमें सिर्फ 2 हाथी में ट्रैकिंग का इक्विपमेंट्स लगाया गया है और 2 जिलों में सिर्फ बजर और हुकर लगाया गया है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास अमला ही नहीं है, अमला पहले से कम है और उसके बाद वन रक्षा का। तो के चौहान जी, अमला नहीं है तो ऐसे तो अमला और बढ़ाना चाहिए, ये तो कोई वजह नहीं होगी सरकार के लिए भी। खैर, अजय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। अजय जी, आप क्या मानते हैं? हम देख रहे हैं जिस तरह से हाथी लगातार गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और बड़ी वजह तो यही है क्योंकि जंगल छिन गए हैं हाथियों के, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं। इसके चलते अब जो गाँव वाले लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो शिकार हो रहे हैं और हाथी लगातार उन पर अटैक भी कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल इस समस्या का हल क्या निकलेगा, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर दिया गया है लेकिन अभी भी ना तो अभयारण्य बन पाए हैं हाथियों के लिए, ना ही खनन रुक रहा है। देखिए, हाथियों का जो गतिविधि है और उनकी जो मूवमेंट्स है, उसको आप छत्तीसगढ़ से थोड़ा बड़े पैमाने पे देखें, क्योंकि जो लैंडस्केप है वो कोई हाथियों के लिए ज्योग्राफिकल एरिया डिसाइड नहीं है कि ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है और ये है। हाथी बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं और झारखंड के हैं। अब ये जो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, यही हाथी मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं। तो यदि बड़े लैंडस्केप पे यदि हमें समस्या का समाधान, जो आप कह रहे हैं, जिसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिपोर्ट बनवाई है समाधान के लिए, हाथियों की और मानव संघर्ष को टालने के लिए, उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब से इस जमीन के बड़े टुकड़े पर हाथियों के स्थायी समाधान जो समस्या उसके लिए बात करें, क्योंकि हाथी अब जाने वाले नहीं है। बंगाल में कई जगह पे वहां पे ट्रेंच खाइयां बना दी गई हैं कि जो बंगाल से हाथी उड़ीसा आए हैं वो लौट नहीं पा रहे। उड़ीसा से जो हाथी खदेड़ दिए गए हैं या झारखंड से वो छत्तीसगढ़ आ गए, छत्तीसगढ़ से हाथियों को खदेड़ा है तो वो मध्य प्रदेश आ गए। तो जो नागरिक हैं वो भारत के हैं, यदि वो मरते हैं तो एक समस्या है और यदि हाथी मारा जाता है वो एक समस्या है। क्योंकि एक चीज ये गौर करने वाली बात है कि हाथियों का आतंक कहना मेरे ख्याल से गलत है। हाथी की मजबूरी इस धरती पे उसके भी उतने राइट्स हैं जितने एक इंसान के हैं। यदि प्राकृतिक परिवेश बेहतर रहेगा, यदि हम अपने जंगल और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर विशेषज्ञों के साथ जमीन पे उतर के काम करेंगे तो हाथी और मानव का सफल अस्तित्व बनेगा। अन्यथा ये उम्मीद करना अब गलत है कि हाथी छत्तीसगढ़ छोड़ देंगे और हमारे जो नागरिक है वो सुरक्षित रहेंगे। हाथी भी रहेंगे, लेकिन नागरिकों को उनको सचेत, सजग और उनको सरकार को उनके साथ रह के उनको सेंसिटाइज करना है, उनको समझाना है कि अब आपकी जो भी खेती है उसको आप कैसे सुरक्षा। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अच्छी रिपोर्ट बना के दी है। इस मुद्दे पे कांग्रेस या बीजेपी की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाथी को कोई मतलब नहीं है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार थी। यदि हम इस पर भी गौर करें तो केंद्र में भाजपा है, राज्य में कांग्रेस है, तो क्या दोनों मिलके हाथी और मानव को बचाने के लिए समन्वय नहीं कर सकते? निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आरोप या प्रत्यारोप का मामला नहीं है। ये मामला ये है कि केंद्र को इन चारों राज्यों से मिलके और समन्वय करना चाहिए, चारों को मिलके स्थायी समाधान करना चाहिए कि हाथी जो जंगलों की कटाई हो रही है, जो अवैध खनन हो रहा है, यदि खनन भी हो रहा है तो उस खनन के लिए इन्होंने ऐसी
प्रॉपर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि हाथी डिस्टर्ब ना हो। हाथी यदि फसलों को नहीं खाएगा तो वो जंगल जाएगा। जंगल में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई कि वो नागरिकों की तरफ आ रहा है। और ये बात देखिए, अभी जो लोगों की मौत हुई है इसमें सरकार की लापरवाही है, क्योंकि मार्च में जब फसल पकती है तो जो हाथी के टेस्ट बर्ड है, हाथी को कई वैरायटीज की चीजें अच्छी लगती हैं। कहीं उसको मक्का अच्छा लगेगा, कहीं गन्ना, कहीं महुआ, कहीं गेहूं, कहीं चावल। इन सारी चीजों में हाथी को जो भी चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी उसमें। अजय जी, अभी फिलहाल क्या कुछ आप सुझाव देंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार कहती तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है, फिलहाल क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो हाथी का दल है वो गाँव का रुख करता जा रहा है। रखने के लिए जो वन विभाग को देहरादून वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उस पर अमल करना चाहिए, नागरिकों को सावधान करना चाहिए और जितने ड्रोन से ट्रैकिंग करना चाहिए। ऐप बना के नागरिकों को टीम बना के वहां पे उनको जागरूक किया जाए, यही एक तरीका है। हाथी एक 24 आवर्स अब हमारे साथ रहेंगे, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट या उनको गायब नहीं कर सकते कि वो चले जाएं। हमें अब दोनों के पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे आना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे आना है। जी सुरेंद्र जी, अब आपसे ही सवाल है कि क्योंकि जिस तरह से लगातार हाथी अब कहीं ना कहीं गांव में घुस रहे हैं, अजय जी भी कह रहे हैं कि अब और ज्यादा हमें मॉनिटर करना होगा, ड्रोन कैमरों की सहायता लेनी होगी, फिलहाल क्या कुछ सरकार कर रही है इस वक्त, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? गीतू जी, पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार इस दिशा में ईमानदार प्रयास कर रही है और अजय दुबे जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जितना हमको मानव जीवन महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, वन और वन्य जीव के बारे में भी हमको सोचना है और उस दिशा में ईमानदार प्रयास भूपेश बघेल सरकार कर रही है। लोगों के लिए अभी क्या समझाइश दी जाएगी? सुरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी जो ग्रामीण हैं उनके लिए क्या प्रोटेक्शन आप करने भेजेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रामीण जिन्हें नहीं पता है उन्हें समझाया जाए। पीतू जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से चौहान जी आरोप लगा रहे हैं, यदि कॉलर आईडी नहीं लगाया गया होता प्रत्येक दल में तो ये स्थिति और भयावह होती। ये चूंकि कॉलर आईडी के माध्यम से जिला प्रशासन के निर्देशन में वन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है। लोगों को सजग करना, हाथियों के दलों को जंगल में ही रोकना। विगत दिनों आपको याद होगा कोरबा जिले में जंगल के भीतर भी धान के समय में, फसल के समय में जवाब लीजिए इनसे कि क्यों संवेदनशीलता से वो लाश पर राजनीति करना चौहान जी छोड़ दीजिए। हजारों मौत के जिम्मेदार और मोदी सरकार मेरा जवाब लीजिए इनसे मेरा जवाब लीजिए। दिए जा रहे हैं, आज 5 जाने गई है, माइनिंग हो रही है, 5 जाने गई है, 300 में से 2 ये जो दो लोगों को ट्रेकिंग किया गया है, बस जो दो हाथियों के 300 हाथी है क्षेत्र में दो हाथियों को किया गया। आपने हड़ताल क्यों बंद नहीं कराई? 5 महीने से हाथी यहाँ पर है, आपने हड़ताल बंद क्यों नहीं कराई? आपका वन मंत्री वहां पर खैरागढ़ के चुनाव में व्यस्त है और यहाँ पर लोगों की जानकारी है। सरकार में रहते तो याद नहीं आता है। हिंदू जी, आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने हड़ताल क्यों बंद नहीं करवाई? क्यों कर्मचारियों से बात नहीं की? क्यों कर्मचारियों से बात नहीं की? अगर कर्मचारी वहां होते तो 5 लोगों की बात नहीं होती। आपकी सरकार सिर्फ चुनाव में और अपने उसमें व्यस्त है, अपनी कुर्सी में व्यस्त है। किसी की संवेदनशीलता, किसी की मौत से उसको कोई लेना नहीं है। आपके सवाल वाजिब है लेकिन सुरेंद्र जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही तरह से। सुरेंद्र जी, अब सवाल यही आपसे बनता है क्योंकि जिस तरह से वनकर्मी हड़ताल पर बैठे हुए थे, वाकई बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो संवेदनहीन होती हुई दिख रही है। 5 महीने का लंबा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद केवल वनकर्मियों के भरोसे नहीं छोड़ा गया। मैं पहले भी कहा कि तमाम जिले जो है सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, कोरबा, आप इसकी बात कर रहे हैं लेकिन कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है ना सुरेंद्र जी।
अगर होता तो शायद ये आंकड़े बढ़ते नहीं। हम लगातार इसी पर अपने खास शो कर रहे हैं और पिछले महीने भी हमने इस पर बात की थी, उससे पहले भी हमने की थी। हम लगातार अवेयर कर रहे हैं सरकार को। हमारी कोशिश यही रहती है कि इन डिबेट्स के माध्यम से कम हम लोगों के सामने एक जो व्यवस्था फिलहाल चल रही है वो दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो परेशान हैं, खौफ के साए में जी रहे हैं और कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। गीतू जी, यह कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। नहीं उचित नहीं है तो सर देखिए, मौतें लगातार बढ़ रही हैं ना, उसमें कोई कमी नहीं है। और ग्रामीण तो यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है। जो धमतरी के आसपास हाथी हैं गीतू जी, पहले जो 300 हाथी थे, पूरे 27 के 27 ग्रुप में कॉलर आईडी लगाया जा चुका है, सतत निगरानी की जा रही है। ये जो उड़ीसा से आए हैं, अंतर्राज्यीय की समस्या है, वहाँ इलीगल माइनिंग, जो कोल की माइनिंग मोदी सरकार के द्वारा माइनिंग तो छत्तीसगढ़ में भी हो रही है, आवंटित किया गया है। वो की परेशानी का जो कारण है वो तो यही है कि लगातार खनन हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, जिसके चलते हाथी इधर उधर घूमने को मजबूर है। केंद्र सूची का विषय है गीतू जी, माइनिंग, कोल की माइनिंग जो है वो केंद्र अलॉटमेंट हम कर रहे हैं और केंद्र का विषय मोदी सरकार को कोल माइंस का अलॉटमेंट ये कर रहे हैं गीतू जी, और केंद्र के ऊपर डाल रहे हैं। कोल माइंस का अलॉटमेंट कौन करता है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कोल माइंस का अलॉटमेंट कौन करता है, इनसे पूछिए कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। संविधान पढ़ लीजिए। अरे आपको ये पता होना चाहिए कि अलॉटमेंट कौन कर रहा है। अरे आपको ये पता होना चाहिए अलॉटमेंट कौन करता है, कोल माइंस का अलॉटमेंट कौन कर रहा है। तो देखिए, तो वही बात हो गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, अभी भी हल नहीं निकल रहा है। हमारी कोशिश ये थी कि इस डिबेट के माध्यम से हम एक हल निकालने की कोशिश करें उन ग्रामीणों के लिए जो इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अजय जी, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, आखिर इन हालातों से कैसे निपटा जाएगा, या फिर ये जो ग्रामीण हैं जिनकी जान जा रही है उनके साथ यही सब होता रहेगा? कैसे समझे हाथी के उस मूड को, क्योंकि लगातार वो अटैक कर देते हैं, किस तरह से हम ग्रामीणों को समझाएं? क्या कुछ एजुकेट करने की जरूरत है? देखिए, ऐसा कि पहली फुर्सत में जो नागरिक हैं उनकी टीम बना के, और जो टोले मजरे हैं, गांव हैं, वहां पे उनकी टीम अपॉइंट करा जाए और वो स्वैच्छिक तौर पे वन विभाग के साथ ड्रोन से आइडेंटिफाई करें कि हाथियों की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है। हाथियों का अचानक आना, मुझे लगता है ये वन विभाग का कहना है, लेकिन हाथी एक बड़ा जीव है और वो इस तरह अचानक आक्रमण नहीं करता है। गांव में कोई चीज उसको आकर्षित करती है, कच्चे मकान जो रहते हैं, या उसको छेड़ा जाता है, या जो लापरवाही से पटाखे फोड़े जाते हैं, तो निश्चित तौर पर और उसको जंगल में पीने का पानी पर्याप्त हो। यदि जंगल में पानी रहेगा तो निश्चित तौर पर कम संभावना है कि वो बाहर निकलेगा। और यदि नागरिक सजग रहेंगे, देखिए दिन में अभी गर्मी का वक्त है, हाथियों की जो मूवमेंट है वो रात में ही ज्यादा गांव की तरफ होती है, तो वो अपनी जो खेत हैं, बागड़ है, उनकी फेंसिंग जो भी वन विभाग की सलाह है उस पर करें। नागरिकों को अलर्ट करना है, क्योंकि हाथी जो है, हाथी यदि नागरिक जिम्मेदार और संभल गए और उनको यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसी ऐप के जरिए, फोन के जरिए उनको यदि अलर्ट पे रखा है, विजिलेंट रखा है, तो निश्चित तौर पे कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता है। जी, और जिस तरह से अजय जी हम देख रहे हैं कि जो जंगल है उनका दायरा कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो जंगल है वो खत्म होते जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है, वजह है जिस तरह से हाथी गांव की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हाथियों का आतंक शब्द ही गलत है। हाथी मजबूर है, यदि जंगल अवैध कटे हैं, और मैं अभी दोनों जो पार्टियों के प्रतिनिधि थे उनकी वार्तालाप से देख रहा था कि आरोप लगाना नहीं है, यदि जंगल बचा सके तो वन मंत्री फील्ड पे उतरे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फील्ड पे उतरे। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि फॉरेस्ट अपने अधिकारियों को फॉरेस्ट्री के अलावा वाइल्ड लाइफ में ट्रेनिंग दे, वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर फील्ड पे उतारे जाएं जो हाथी की मानसिकता को समझ के नागरिकों को बचा सके। सुझाव काफी बहुत अच्छे तरीके से अजय जी आप समझा रहे हैं। सुरेंद्र जी, फिलहाल अब आपसे यही सवाल है, अब प्रदेश सरकार क्या करेगी? क्योंकि लगातार जो बातें की जा रही थी कि बहुत काम हो रहा है, सरकार ये कर रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूरी तरह से फोकस किया जाए इस पूरे मामले पर, और जो वनकर्मी हैं उनसे भी सुझाव लिए जाएं कि आखिर वो कैसे रोक सकते हैं हाथियों के इस तरह से गाँव में घुसने के लिए। गीतू जी, निश्चित रूप से सभी तरह के सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। अजय जी वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं, निश्चित रूप से जो बातें आई है
वन का जो क्षेत्र है देश में हम औसत की बात करें 24% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 42% है। हमारे यहाँ वन का सर्वाइवल रेट जो है वो 95 से 97% है, जो 17 से 19 की रिपोर्ट आई है। जिस प्रकार से वन क्षेत्र पूरे देश में कम हो रहे हैं, पिछले 3 सालों में जो नया डेटा जो आया है उसमें वन का रकबा 63 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जबकि पूरे देश में सभी राज्यों में घट रहा है। तो सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, सतत निगरानी रखी जा रही है, सभी दलों में जो है कॉलर आईडी लगाया गया है। निश्चित रूप से ये तो फिर ये जो हाथी हैं गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं सुरेंद्र जी, अगर वन कम नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं उसका रकबा बढ़ रहा है? ये माइनिंग का जो एरिया, नो गो एरिया का मतलब होता है गीतू जी कि उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर के एरिया में माइनिंग की गतिविधियां संचालित ना हो। लेकिन उड़ीसा में जिस प्रकार से कोल खनन हुआ है, झारखंड में जो हुआ है, तो वहां से लगे एरिया में वहां के हाथी यहाँ पर आ रहे हैं। ये पहले भी ऐसा होता आया है। तो ये माइनिंग की गतिविधियां जो उच्च जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, वहां पर ये उड़ीसा के ही हाथी हैं, ये भी तय कैसे किया जाएगा? और अगर आ रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ की सरकार को तो बचाव करना होगा ना ग्रामीणों। इसका उपाय गीतू जी, निश्चित रूप से इसका उपाय वही है जो अजय जी ने कहा, ये अंतर्राज्यीय समस्या है। और चूंकि वन और वन्य जीव जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, इसमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। पर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। के एस चौहान जी, वक्त की कमी है, नहीं तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखा जाता। लेकिन जिस तरह से अभी कहीं ना कहीं जो आरोप का समय है वो नहीं है, और ऐसे में ग्रामीणों की जान बचाना पहला मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में